नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है दोस्तों। हम लोग आपके साथ उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत हमें एक चैप्टर दिखता है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पालमपुर गाँव की कहानी। और इस चैप्टर का अपनी आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं, कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है, आपसे अनुरोध है कि पहले एक बार आप लोग लेक्चर नंबर 1 को देख लें, ताकि आपके लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो सके। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। और सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या करेंगे। हम लोग सबसे पहले मुख्य तौर पर पलायन की समस्या, है ना, पलायन की समस्या का मतलब क्या है कि पलायन होता क्या है, पलायन का अर्थ, है ना, और उसी के साथ साथ मुख्य तौर पर गांव के अंदर ये पलायन क्या है और इसकी वजह से क्या परेशानियां हो रही हैं और लोग पलायन करते क्यों हैं, इसको समझेंगे। उसी के साथ साथ गांव के संदर्भ में पूंजी की समस्या ये क्या है, इसको देखेंगे। उसी के साथ साथ अधिशेष पैदावार से क्या तात्पर्य है, ये समझेंगे। क्या गांव के अंदर लोग सिर्फ कृषि के कार्य करते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है। गांव के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गैर कृषि कार्यों में भी लगे होते हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग उनके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे कि मुख्य तौर पर पालमपुर गांव हुआ या फिर भारत के जो और हमारे गांव हुए, उनके अंतर्गत लोग खेती के अलावा कौन से और प्रकार के कार्य या फिर काम करते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। और हमारा आखिरी बिंदु क्या होगा दोस्तों? हमारे अभ्यास के प्रश्न। तो मोटे मोटे तौर पर ये हमारे आप देखते हैं कि 5 बिंदु होने वाले हैं, जिनको अपनी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप सभी के समझने की कोशिश करेंगे पलायन की समस्या। पलायन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि पलायन का मतलब क्या होता है। पलायन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पर जब आप चले जाते हैं, किसकी तलाश में? आप जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में। मुख्य तौर पर हमारे जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, उनको जो रोजगार मिलता है या फिर हम कहते हैं कि उनको जो काम मिलता है, वो मौसम के आधार पर मिलता है। यानी कि भारत के अंदर अधिकतर जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, वो खेती के काम में लगे रहते हैं, ये तो आपको पता है। क्या साल के 12 महीने में खेती की जाती है? ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जो खेती होती है वो आपको पता है कि बारिश के अनुरूप होती है। तो जब बारिश आ रही होती है, जब अच्छी मात्रा में बारिश होती है और फसल पक जाती है, उस समय गांव के अंदर लोगों को काम मिलता है। अपितु आप देखते हैं कि लोगों को उसके अलावा काम नहीं मिलता। और इसी समस्या से हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारे किसान होते हैं, वो साल के पूरे 12 महीने तक आप देखते हैं कि उनको काम की उपस्थिति नहीं मिलती। वहीं ऐसे हमारे श्रमिक जो भूमिहीन होते हैं, ऐसे हमारे किसान जो भूमिहीन हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें ही नहीं होती हैं, आप देखते हैं कि जब उनके पास ज़मीनें नहीं है, तो मुख्य तौर पर जब जब फसल बोनी है, जब जब फसल की कटाई होनी है, तब तो उनके पास काम होता है। लेकिन आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जब फसल कट चुकी है, फसल पक चुकी है, उस समय का जो बीच का अंतराल होता है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे जितने भी गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हमारे जितने भी भूमिहीन किसान होते हैं, उनको काम नहीं मिलता। और ऐसे समय में ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? शहरों की तरफ जाते हैं और शहरों के अंतर्गत आकर मुख्य तौर पर ये अलग अलग प्रकार की मजदूरी करते हैं। तो ये हमारे भूमिहीन किसान, जब इनको गांव में काम नहीं मिलता, और इसी वजह से आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर शहर की ओर पलायन करते हैं। और इसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि अधिकतर हमारा बिहार राज्य हुए, उत्तर प्रदेश राज्य हुए, यहाँ के जो गैर ज़मीनों के मालिक हैं, जो छोटे किसान हैं, आप देखते हैं कि वो मुख्य तौर पर बड़े शहरों की तरफ अग्रसर होते हैं और वहाँ पर आकर अपने काम को करते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ और हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी आप सभी के समक्ष हम लोग एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गांव के अंदर हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? हम लोगों ने गांव के अंदर पलायन, इसकी समस्या को देखा कि लोगों के पास काम नहीं होता और काम की तलाश में लोगों को शहर की तरफ आना पड़ता है। जो छोटे शहरों के लोग होते हैं भैया जी, वो बड़े शहरों की तरफ आपको दिखता है कि काम के लिए आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारी सरकार है वो क्या करती है दोस्तों? वो इसके लिए एक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करती है, या फिर देश के अंदर जो सरकार है, कि ये जो पलायन हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को अपनी ज़मीनों को छोड़कर शहरों में आना पड़ रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। और इसी कार्यक्रम को क्या कहा जाता है कि गांव के अंदर ही लोगों को रोजगार मिल सके, सरकार के द्वारा एक
प्रोग्राम या फिर एक कार्यक्रम को शुरू किया गया जिसे कहा जाता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम के तहत के हर गांव के अंदर जितने भी परिवार हैं, है ना, हर परिवार से एक सदस्य को मुख्य तौर पर 100 दिन का काम मिलेगा। अब एक गांव है, जैसे आप देख लीजिए कि एक गांव है और उस गांव में जितने भी परिवार हैं, हर परिवार से एक व्यक्ति को आप लोग देखते हैं कि सरकार ये कह रही है कि उनको अपने गांव के अंदर काम मिलेगा। तो इस वजह से सरकार मुख्य तौर पर ये जो पलायन की समस्या है कि लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़ रहे हैं, इस पर रोकने की कोशिश करती है और सरकार 100 दिन तक के काम की गारंटी की बात करती है। इसके अंतर्गत जो वहाँ पर रहने वाले किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, वो मुख्य तौर पर गांव के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्यों में लग जाते हैं। और इन कार्यक्रमों से मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि भारत के संदर्भ में जो पलायन की समस्या है वो काफ़ी हद तक आप देखते हैं कि कम हो गई है, क्योंकि अब लोगों को उनके गांव के अंतर्गत ही काम मिल जाता है। अच्छा, एक और बड़ी समस्या जो हमारे गांव के संदर्भ में देखने को मिलती है दोस्तों, वो क्या है? जो बड़ी समस्या हमें गांव के संदर्भ में देखने को मिलती है उसे हम लोग देख रहे हैं कि जो बड़े किसान होते हैं उनके पास आप देखते हैं गाँव के अंदर जो बड़े किसान होते हैं उनके पास अधिशेष कैश की कमी नहीं होती। मुख्य तौर पर आप देखें, आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा कि एक गाँव होता है, उस गाँव के अंदर जो बड़े ज़मींदार होते हैं उनके पास अच्छी मात्रा में आप देखते हैं कि संसाधन होते हैं, उनके पास अच्छी मात्रा में पूंजी या फिर पैसा होता है। वहीं गांव के संदर्भ में अगर आप देखते हैं कि जो छोटे किसान होते हैं, भैया जी इन छोटे किसानों को खेती करने के लिए आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो बीज की ज़रूरत होगी, खाद की ज़रूरत होगी या फिर किसी और कृषि उपकरण की ज़रूरत होगी, तो इतने भी पैसे छोटे किसानों के पास नहीं होते। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारे छोटे किसान हैं ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं, ये उधार लेकर खेती के काम को लगाते हैं, क्योंकि फसल तो इन्हें भी उगानी है जो छोटे किसान हैं गाँव के अंदर। मगर फसल को उगाने के लिए आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं, ये पैसे को उधार लेते हैं और उसके बाद मुख्य तौर पर अपनी फसल को उगाते हैं। और कुछ किसानों को तो आप देखते हैं कि बैंक से भी कर्ज लेना पड़ जाता है ना, कि आप देखते हैं कि बहुत से जो हमारे छोटे किसान होते हैं वो बैंक से पैसे को उधार लेते हैं और उसके बाद मुख्य तौर पर बीज को खरीदते हैं, खाद को खरीदते हैं और फिर अपनी आप देखते हैं कि जो ज़रूरत होती है उसकी उसकी पूर्ति करते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो अधिकतर हमारे किसान हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के संदर्भ में जितने भी हमारे अधिकतर किसान हैं क्या वो पढ़े लिखे होते हैं, आप कहेंगे कि भैया जी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारत के अंदर अधिकतर जितने भी हमारे किसान हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और इसी वजह से आप देखते हैं कि वो बैंकों से संपर्क करने से डरते हैं, क्योंकि बैंक जब भी किसी को पैसा उधार देता है तो वो उनसे पूरे कागजात मांगता है, उनसे पूरे तौर पर उनकी आय के स्रोत मांगता है। आप जो भी पैसा बैंक से उधार ले रहे हो आप कैसे उसको वापस दोगे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बैंक आपसे मांगता है। और इन्हीं कागजी कार्रवाइयों की वजह से आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारे निरीक्षर या फिर कम पढ़े लिखे किसान हैं वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं और वो बैंक से पैसा नहीं लेते। और इस स्थिति के अंदर वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग जो गांव के अंदर ही सेठ होते हैं या फिर साहूकार होते हैं या फिर जमींदार होते हैं उनसे पैसे को उधार लेते हैं। तो जो हमारे गरीब किसान हैं ये बैंक में तो नहीं जाते, लेकिन जो क्षेत्र के अंदर ही गांव के अंदर ही बड़ा जमींदार है या फिर सेठ है उससे पैसा ले लेते हैं। और ये जो सेठ लोग होते हैं या फिर साहूकार लोग होते हैं ये बैंक की तुलना में क्या करते हैं दोस्तों, बहुत अधिक ब्याज लेते हैं। ब्याज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं बैंक के पास गया, मान लीजिए कि मैं एक किसान हूं, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से कहा कि मुझे 100 रुपये उधार दे दो। बैंक ने कहा कि हाँ भैया जी आप 100 रुपये ले लीजिए, मगर आपको 2 साल बाद जब पैसे देने होंगे तो आपको 120 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो 20 रुपये क्या बना दोस्तों, 20 रुपये इस पर इंटरेस्ट या फिर ब्याज बना, ताकि बैंक को भी तो उससे फायदा हो सके ना जो आपको पैसा उधार दे रहा है। वहीं जब आप किसी साधारण व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो मुख्य तौर पर सरकार के नियमों के अधीन नहीं आता, जैसे कोई सेठ हुआ या फिर साहूकार हुआ, ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं दोस्तों, ब्याज की दर को रख लेते हैं। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर आप 100 रुपये अगर इनसे उधार लेंगे तो ये आपसे कहेंगे कि 2 साल बाद आपको कितने देने पड़ेंगे, 1000 रुपया आपको देना पड़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोग देखते हैं कि ब्याज की दरों को रखते हैं, जिसकी वजह से जो किसान होता है वो कभी भी जो रकम ली गई होती है उसको वापस नहीं अदा कर पाता। और मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो हमारे छोटे किसान होते हैं वो इनके चुंगल में फंस जाते हैं और पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसा ही अदा करते रहते हैं, ना तो वो जो उनका वास्तविक मुद्रा होती है, वास्तविक अमाउंट होता है वो भी नहीं दे पाते और ब्याज भी नहीं दे पाते। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर हमें दिखती है हमारे गांव के संदर्भ में। तो मुख्य तौर पर आवश्यकता है कि किसानों को और ज़्यादा ज़बरदस्त तौर पर मोटिवेट किया जाए, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए और उसी के साथ साथ जब हमारे किसान भाई आगे बढ़ें तो उनको एक प्रकार से ऐसा माहौल दिया जाए कि वो सही तरीके से चीज़ों को समझकर बैंक से ही पैसे को उधार लें।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि फसल कटने के बाद अब अभी यहाँ पर एक नई डेफिनेशन या फिर एक नया शब्द हमारे सामने है, जिसे कहा जा रहा है अधिशेष पैदावार। अब ये अधिशेष पैदावार क्या है, इसको एक एक कर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी के समक्ष डिस्कस कर लेते हैं कि भैया जी फसल कट चुकी है और बड़े किसानों के पास आप देखते हैं कि अपने इस्तेमाल के अलावा जो फसल बचती है उसे अधिशेष फसल कहा जाता है ना। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा किसान है किसी गांव के अंदर, और उस किसान ने मुख्य तौर पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कि जितना उसको और उसके परिवार को खाने की ज़रूरत है उतना अनाज रख लिया। अब उसके बाद जो बचा हुआ अनाज होता है दोस्तों, जो बची हुई फसल होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशेष फसल के तौर पर जानते हैं। और ये जो अधिशेष फसल होती है इसी को क्या किया जाता है, मंडी में बेचा जाता है। जो बड़े किसान हैं अपनी ज़रूरत, अपने प्रयोग के लिए, अपने परिवार को पेट पालने के लिए उसने अपने अनाज को रख लिया, जो बचा उसे अधिशेष फसल के तौर पर जाना। और इस अधिशेष फसल को आप देखते हैं कि अनाज मंडियों में बेचा जाता है, और मंडियों से आप देखते हैं कि ये जो अनाज की मंडियां होती हैं इससे ये शहर के व्यापारियों तक आता है, और उसके बाद फिर शहरों से ये दुकानों तक पहुंचता है, और फिर शहरों में रहने वाले आप और हम लोग इन फसलों को मुख्य तौर पर क्या करते हैं दोस्तों, लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर कि जो हमारी सरकार है वो किसानों से क्या करती है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है ना। अब देखिए समस्या क्या होती है कि जो हमारे किसान भाई हैं, अब देखिए जैसे अगर आप मुख्य तौर पर देखें कि अगर आप प्याज को देखें वर्तमान समय के अंदर, अगर हम लोग प्याज को देखते हैं दोस्तों, तो हमें वो मुख्य तौर पर कैसे दिख जाती है, 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो बिकती हुई दिख जाती है। क्या किसान ने भी उसे 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो बेचा होगा? ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि किसान जब मुख्य तौर पर अपनी पैदा की गई फसल को बेचता है तो वो मात्र 1 रुपए किलो या फिर आप देखते हैं कि उससे भी कम पैसे में अपनी फसल को बेचता है। तो उसके बीच में ये जो पैसा बढ़ा है ये किन लोगों की वजह से बढ़ा, जो मंडी में खरीदने वाले लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, जो दुकानदार लोग थे, उनकी वजह से आप लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत धीरे धीरे कर बढ़ जाती है, और जब ग्राहक उसको खरीदता है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अब यहाँ पर सरकार के द्वारा कि हमारे किसानों को नुकसान ना हो इसके लिए क्या किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा गया। अब मान लीजिए कि कोई किसान है और इस किसान ने मुख्य तौर पर क्या किया कि हम देखते हैं कि इसने अनाज को पैदा किया, या फिर हम देखते हैं कि इसने गेहूं को पैदा किया। अब इसके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि ये किसी भी मंडी में चला जाए और किसी भी मंडी में जाकर ये अपने अनाज को बेच सकता है। अब वहाँ पर आप देखते हैं कि उस मंडी के अंदर उसको जो उसके अनाज की एक्चुअल कीमत है उससे कम भी पैसा मिल सकता है। लेकिन देश के अंदर आप देखते हैं कि सरकारी मंडियां भी हैं, देश के अंदर हम देखते हैं कि सरकारी अनाज के गोदाम भी हैं, और वहाँ पर सरकार ने तय कर दिया है कि भैया जी अनाज की जो कीमत है ना, जो गेहूं की कीमत है, जो चावल की कीमत है, इससे नीचे तो हम खरीदेंगे ही नहीं। तो इससे आप देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको नुकसान होने से बच जाता है। जो प्राइवेट मंडियां होती हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि उनको नुकसान होने की संभावना होती है। वहाँ के जो व्यापारी लोग होते हैं वो उनकी अनाज की कीमत को, उनके गेहूं के चावल को कम पैसे में खरीदते हैं, मगर सरकार ने एक न्यूनतम कीमत को तय कर दिया होता है, और उसी में हमारे जो किसान भाई होते हैं वो अपने अनाज को बेचते हैं। और सरकार क्या करती है दोस्तों, इन किसानों से मुख्य तौर पर अपने फसल को खरीद लेती है। अब सरकार ने जो हमारी मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि केंद्र सरकार है, उसको खरीद लिया, अनाजों को, चावल को खरीद लिया, गेहूं को खरीद लिया। इन चावलों का, गेहूं का, अनाज का और इन फसलों का किया क्या जाता है? हम सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर एक संगठन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय खाद्य निगम, या फिर जिसे कहा जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, इसी ने बहुत सारे सरकारी गोदामों को भारत के अंदर बनाया हुआ है, जिसे हम लोग इंग्लिश में FCI भी कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो किसान भाई हैं उनसे ले लिया अनाज, और उनको जो उनकी एक्चुअल कीमत है वो दे दी। उसके बाद जो अनाज इकट्ठा हुआ, अब इसको सरकारी गोदाम्स में रखा जाता है। सरकारी आप देखते हैं कि जो हमारे गोदाम होते हैं FCI के, फूड सिक्योरिटी ऑफ फूड है ना, आप देखते हैं कि दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, उसके अंदर इसे रखा जाता है। और उसके बाद जो देश की हमारी गरीब जनता है उन तक इसे पहुंचाया जाता है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है जनसंख्या के मामले में। आज के समय में दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे देश के अंदर दुनिया के 7वें सबसे बड़ा आकार का देश है। तो इतने बड़े देश के अंदर जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहाँ पर इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं, उन तक सरकार क्या करती है, इन्हीं सरकारी जो गोदाम्स हैं इनसे क्या करती है, लोगों तक अनाज को पहुंचाती है। अब यहाँ पर हम लोग मुख्य तौर पर गांव के अंतर्गत मौजूद कुछ गैर कृषि जो कार्य हैं उनको एक एक कर आप सभी के समक्ष रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गांव के अंदर क्या सिर्फ लोग खेती के काम करते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी गांव में जाते हैं या फिर आप पालमपुर गांव की तरफ भी अगर रुख करते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं कि भारत के भिन्न भिन्न गाँवों के अंदर
सिर्फ लोग खेती ही नहीं करते, अपितु खेती के अलावा और भी बहुत से कामों को करते हैं। सबसे पहला बिंदु जो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों वो क्या है कि यहाँ पर डेयरी है ना। मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हमारे पास पालतू जानवर होते हैं और इन जानवरों से मुख्य तौर पर क्या करते हैं कि बहुत से किसान होते हैं जो खेती तो करते ही हैं, लेकिन खेती के साथ साथ वो इन जानवरों को भी पालते हैं और इन जानवरों से वो क्या करते हैं दोस्तों, दूध को प्राप्त करते हैं। तो ये उनकी अतिरिक्त आय कि पैसा ज़्यादा कमाएं वो, उसके उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। तो आपको पता है कि दूध की मांग भी बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारे किसान भाई होते हैं ज़्यादा आमदनी के लिए अपने गांव के अंदर दूध के ये जो पालतू जानवर होते हैं इनको पालते हैं और इनसे दूध निकालकर इसको बेचते हैं और अपनी आय को बढ़ाते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं, अपने जीवन को बेहतर करते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर गांव के अंदर और क्या किया जाता है दोस्तों, कि गांव के अंदर कुछ और गैर कृषि हमारे कार्य होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं लघु उद्योग, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कुटीर उद्योग। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं आपसे कहूँ फैक्ट्री, अगर मैं आपसे कहता हूँ फैक्ट्री, कोई कोयला बनाने वाली फैक्ट्री हुई, कोई लोहे को बनाने वाली फैक्ट्री हुई, तो जब भी हम लोग फैक्ट्री की कल्पना करते हैं तो मुख्य तौर पर हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी पिक्चर आ जाती है जिसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे और बड़ी बड़ी मात्रा में आप देखते हैं कि चीज़ों को बनाया जा रहा होगा। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे गांव के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बहुत सरलतम तकनीक के साथ किए जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं, वो गैर कृषि कार्यों के तौर पर पुकारते हैं। तो देखते हैं कि गांव में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत छोटे पैमाने पर बहुत छोटा पैसा खर्च कर कर क्या करते हैं, किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं और इसमें बहुत कम मशीनों की और बहुत कम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और इसके ज़रिए मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, इसके ज़रिए मुख्य उद्देश्य होता है कि परिवार का पेट पाला जा सके और इस काम के अंदर परिवार के सभी लोग शामिल हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर टोकरी बनाने का कार्य हुआ। अब टोकरी बनाने में ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, टोकरी बनाने में ज़्यादा आप देखते हैं कि मशीनों की ज़रूरत नहीं है, तो इसके ज़रिए आप देखते हैं कि परिवार के सब लोग टोकरी बनाने में लग जाते हैं, टोकरियाँ बनती हैं, बिकती हैं, पैसा आता है, जिससे घर की आजीविका सही तरीके से चलती है। तो गाँव के अंदर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग का मतलब भी क्या होता है, बहुत सूक्ष्म उद्योग है ना, बहुत कम लेवल पर, जिसमें बहुत कम खर्चा किया जाता है और फिर चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। तो जैसे टोकरियाँ बनाना हुआ, आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से चटाइयों को बनाना हुआ, मटकों को बनाना हुआ, ये सभी हमारे गैर कृषि कार्य हैं जो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर किए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों, गाँव के अंतर्गत। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि गांव के अंदर बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी अपनी दुकानें होती हैं, है ना। गांव के अंदर हमारे ताऊ बैठे हुए हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं, और ताऊ क्या कर रहे हैं, ये अपने अनाज को बेच रहे हैं, ये परचून की दुकान को लगाए हुए हैं। तो गांव में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो शहर चले जाते हैं और शहर से सामान लाकर गांव के अंतर्गत रखते हैं। तो गांव के अंदर हमें दवाई की दुकान दिख जाएगी, कपड़े की दुकान दिख जाएगी, परचून की दुकान दिख जाएगी, जहाँ पर लोग अपनी आवश्यकता की क्या करते हैं दोस्तों, ज़रूरतों को पूरा करने के सामानों को खरीदते हैं। ठीक है, कुछ और हमारे आप देखते हैं कि दोस्तों मुख्य तौर पर गैर कृषि कार्य होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गांव के अंतर्गत बहुत से ऐसे लोग होंगे जो साइकिल मरम्मत करने का काम करते हैं, उसी के साथ वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने वाले भैया भी हो सकते हैं, नाई जी भी होंगे, मोबाइल को रिपेयर करने की भी शॉप होगी। तो बहुत सारी अन्य क्रियाएं भी आप देखते हैं कि गांव के अंतर्गत होती हैं और लोग इन क्रियाओं को गांव के अंतर्गत करते हैं और इसके ज़रिए अपनी आजीविका को प्राप्त करते हैं। ठीक है, बात की जाएगी यहाँ पर गैर कृषि कार्य जो गांव के अंतर्गत हमें देखते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर यातायात की बात करेंगे। गांव के अंतर्गत अगर हम लोग यातायात की बात करते हैं कि कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो इसके लिए आप देखते हैं कि रिक्शा का प्रयोग किया जाता है, या फिर ऑटो रिक्शा गाँव के अंतर्गत दिख जाती है, या फिर जो छोटी बसें होती हैं वो गाँव में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हमें दिख जाती हैं। तो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को भी काम मिलता है, ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को भी काम मिलता है, बस चलाने वाला जो व्यक्ति और कंडक्टर है उनको भी आप देखते हैं कि काम मिलता है और वो उसके ज़रिए अपनी आजीविका को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ये जो हमारा पालमपुर गांव रहा, इसके संदर्भ में जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु रहे थे उसको एक एक कर आप सभी के समक्ष रखा। अब दोस्तों हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे किस तरफ, अब हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ। तो एक एक कर आपके सामने आएंगे प्रश्न और आपको उन सवालों का आंसर देते चलना होगा और बहुत अच्छे तरीके से हमें ये सभी बातों को जो इस चैप्टर से संबंधित है उसको हम लोग एक एक कर आप सभी के समक्ष रखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण होता है। भारत में हम देखते हैं कि हर साल 10-10 साल के अंतराल में हम अपने देश की जनसंख्या जो होती है उसे गिनते हैं। साल 2001 में हमने जब अपने देश की जनसंख्या को गिना था तो वो 102 करोड़ थी।
उसी के साथ हमने देखा था कि दोस्तों जब हमने साल 2011 में गिना तो ये 121 करोड़ हो गई। अब साल 2000 आप देखते हैं कि 21 के अंदर भी इसके आंकड़े आने थे, लेकिन आए नहीं, क्योंकि मुख्य तौर पर हमें पता है कि कोरोना की वजह से सरकार इस जनगणना के काम को नहीं कर पाई, है ना। लेकिन अनुमान है कि हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही गई है ना। जी हाँ। और आप सभी को पता है कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, और मेहनत का फल आप देख रहे हैं दोस्तों। पहले 102 करोड़ थे 10 साल में, 121 करोड़, और अब आप देखते हैं कि 140 करोड़। तो भारत के लोग अपनी मेहनत को तो ज़रूर दिखा रहे हैं। सवाल है कि भारत में जनगणना के दौरान 10 सालों में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है, और वहां से संबंधित जो हमारी सूचनाएं होती हैं उनके उनके जरिए हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अव्यवस्थित क्षेत्र, है ना। अव्यवस्थित क्षेत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? अव्यवस्थित क्षेत्र का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर जब भी किसी गांव के बारे में जनगणना की जाएगी हर 10-10 साल में, तो उस गांव में कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो अव्यवस्थित हैं, यानी कि वहां पर धोबी घाट हैं। आप देखते हैं कि उस गांव का नाम पहले पूछा जाएगा, उसी के साथ वो उस गांव का जो पूरा नाम पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि धोबी पछाड़े गांव का नाम दिया गया है, वो किस ज़िले के अंतर्गत पड़ता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, और वो किस राज्य में पड़ता है ये। उसके बाद गांव का टोटल क्षेत्रफल कितना है, आप देखते हैं कि जनगणना का जो फॉर्म होता है उसके अंतर्गत ये पूछा जाता है। तो जो भी गांव का क्षेत्रफल होता है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 550 हेक्टर, तो वो उस जनगणना के फॉर्म में भरा जाता है। उसी के साथ फिर उसी फॉर्म में पूछा जाता है कि भूमि का उपयोग हेक्टर्स में, कि गांव की जो ज़मीन है उसका प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है, कि जो कृषि की भूमि है, जो हमारी कृषि योग्य भूमि है, उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो खेती में प्रयोग हो रहा है और जहाँ पर सिंचित यानी कि पानी दिया जा रहा है, वो हमारा 200 हेक्टर है। वहीं असिंचित ऐसा कृषि का क्षेत्र जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है, वो 324 हेक्टर है। और बहुत से ऐसे गांव के क्षेत्र होंगे जो 26 हेक्टर के अंतर्गत हैं। इसमें लोगों के घर हैं, सड़कें हैं, तालाब हैं, चारागाह हैं, और पार्क वगैरह, स्कूल वगैरह हमें देखते हैं। तो कुछ हर एक इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं कि सरकार जब जनगणना करती है तो इस तरीके से नोट डाउन करती रहती है। उसी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि भाई सुविधाएं क्या हैं, उस गांव के अंतर्गत किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं, कि शैक्षिक स्तर पर उस गांव में एक हाई स्कूल है या फिर एक प्राइमरी स्कूल है। चिकित्सा के लिए क्या चीज़ है, कि वहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र है, यानी कि एक डिस्पेंसरी है जहाँ पर लोग इलाज के लिए आते हैं। वहाँ पर बाजार है, अगर बाजार है तो वो मुख्य तौर पर गांव से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर बिजली की आपूर्ति कैसी होती है, कितने घंटे आप देखते हैं कि गाँव में बिजली रहती है। संचार इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों के कितने प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, और वो 4G को यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते, ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। और उस गांव का निकटतम कस्बा या फिर टाउन, है ना। गांव होता है, देखिए सबसे पहले अगर आपको समझना होगा, सबसे पहले हमारे पास होते हैं गांव। गांव से बड़ा होता है दोस्तों कस्बा, है ना। कस्बे का मतलब क्या होता है? टाउन। टाउन से बड़ा होता है दोस्तों हमारा ज़िला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट। ज़िले से बड़ा क्या होता है दोस्तों? हमारा होता है राज्य। और राज्य से बड़ा होता है दोस्तों, राज्यों से मिलकर बनता है हमारा देश। ठीक है। तो गांव, कस्बा, जिला, राज्य और देश, इसके जरिए हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे देश की पूरे तौर पर संरचना बनती है। तो जो भी गांव है उसका निकटतम कस्बा या फिर क्या टाउन होता है, वो भी उस रिपोर्ट के अंदर आप देखते हैं कि लिखा जाता है। कुछ और प्रश्न हैं, इनको भी एक एक कर कर आप सभी के समक्ष रख देते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में निर्मित किया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए ये बात पूरे तौर पर सही है कि अगर आपको वर्तमान समय के अंदर खेती में ज़्यादा उत्पादन करना है तो आपको जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको प्रयोग में लाना होगा। हम पुराने तरीके से जो खेती करते थे उस तरीके से खेती अगर आज के समय में करेंगे और ये सोचेंगे कि ज़्यादा उत्पादन हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। हमें मुख्य तौर पर क्या करना होगा दोस्तों? ज़्यादा उत्पादन करने के लिए अच्छी प्रकार की खाद का प्रयोग करना होगा, अच्छे ट्रैक्टर्स का प्रयोग करना होगा, अच्छे कीटनाशकों का और थ्रेशर का प्रयोग करना होगा, जिसके ज़रिए ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। तो खेती के लिए आधुनिक गतिविधियों को लाकर ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। सवाल है कि पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरीके से मदद की। हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर बिजली जो है वो किसी भी मानव सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर मान लो कि आपके घर से बिजली को एक हफ्ते के लिए हटा दिया जाए, ये जो हमारी क्लास आप देख रहे हैं ना, ये क्लास ही आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आप अपने घर में आप देखते हैं कि कोई भी बिजली संबंधी काम नहीं कर पाएंगे, पानी नहीं भर पाएंगे, टीवी नहीं देख पाएंगे, और भी जो आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं वो आप देखते हैं कि वो बिजली के द्वारा ही पूरी हो रही हैं। तो बिजली जो है दोस्तों, उसने मानव की सभ्यता को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया। और अगर हम लोग देखते हैं मुख्य तौर पर कि अगर बिजली हमें पालमपुर गांव के अंतर्गत दिखती है तो इससे वहां के किसानों को बहुत ज़बरदस्त तौर पर फ़ायदा हुआ है। बिजली आ जाने से अब ये ट्यूबवेल के ज़रिए सिंचाई अच्छी मात्रा में यहाँ पर हो रही है।
किसान को आपको देखते हैं कि बड़ी अच्छी तरीके से वो अपनी गुड़ की मशीनें लगा पाए हैं और इसके ज़रिए अब आटा चक्की भी बिजली के ज़रिए चलाई जा रही है, जिससे अच्छी मात्रा में उत्पादन हो पा रहा है। और आपको दिखता है कि लोग भी अब क्या कर पा रहे हैं दोस्तों, बिजली की रोशनी में जो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ पा रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने में अग्रसर हैं। अगला सवाल है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? आपसे पूछा जा रहा है कि गांव के अंदर जो हमारा सिंचाई के द्वारा सींचा जाने वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे आप देखिए कि ये गांव है और इस खेत में आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आप देखते हैं कि ये पूरे तौर पर आप देखते हैं कि यहाँ पर पानी पहुँचाया जा रहा है, सींचा जा रहा है। हम जानते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारे पास जितनी ज़मीन है उसका आकार बढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य तौर पर ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि गाँव में ऐसी भूमि जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा हो लेकिन वहाँ पर खेती की जा सकती है, तो उस जगह के अंदर पानी को ज़रूर पहुँचाना चाहिए और उसको असिंचित क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र में ज़रूर बदलना चाहिए, जिससे ज़्यादा मात्रा में हम लोग उत्पादन कर सकें, खेती की पैदावार को बढ़ाया जा सके। अगला सवाल है कि पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की आपको सारणी बतानी है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पालमपुर गांव था वहाँ पर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो बड़े 40 परिवार हुए उनके पास 160 हेक्टेयर की ज़मीन है। 240 परिवार छोटे किसानों के हैं और इनके पास मात्र 80 हेक्टेयर की भूमि है और 150 ऐसे परिवार हैं गाँव के अंदर जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, ये भूमिहीन किसान हैं। और भारत के अंदर अधिकतर गाँवों के अंदर अगर आप लोग देखें जो ज़मीनों का बंटवारा है वो कुछ इस तरीके से ही होता है कि कुछ परिवारों के पास गाँव की बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, जो छोटे किसान होते हैं उनके पास कम ज़मीनें होती हैं और बहुत से ऐसे परिवार होते हैं, ऐसे किसान होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीनें हमें नहीं दिखती हैं। अगला सवाल दोस्तों लिखा है, पूछा जा रहा है कि पालमपुर में जो खेतीहर श्रमिक हैं उनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? न्यूनतम मजदूरी का मतलब क्या है कि सरकार ने तय कर दिया है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को काम पर रखना है ना तो उसके लिए कुछ न्यूनतम मजदूरी तय है, उतना पैसा तो आपको उसको देना ही होगा। लेकिन अगर आप लोग देखें कि जो गाँव के अंदर मजदूरों से काम कराया जाता है, जो सरकार ने पैसा तय किया है, क्या उतना पैसा उनको मिलता है? आपको पता है कि ऐसा नहीं होता। गाँव के अंतर्गत मुख्य तौर पर जो हमारे छोटे आप देखते हैं कि मजदूर होते हैं उनको उतना मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि उनसे काम तो ज़्यादा लिया जाता है लेकिन आप देखते हैं कि उनको उतना पैसा नहीं दिया जाता और कभी कभार तो काम भी गांव के अंदर बहुत कम होता है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर उनको न्यूनतम मजदूरी कम ही मिलती है ना, जितना पैसा उनको मिलता है बेचारों को उतने में ही उनको अपना गुजारा करना पड़ता है। अगला सवाल है कि अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको अपने क्षेत्र के अंदर 2 श्रमिकों से बात करनी है, खेत में काम करने वाला हो या फिर कोई विनिर्माण यानी किसी फैक्ट्री में लगा हुआ कोई मजदूर हो, और आपको पता करना है कि उनकी कितनी मजदूरी है, उनको कितना पैसा कैश में मिलता है यानी कि नगद में मिलता है या फिर किसी वस्तु के रूप में मिलता है, और काम के साथ साथ और भी क्या चीज़ें उन्हें मिलती हैं, क्या उनके ऊपर कर्ज भी है, उन्होंने किसी से उधार ले रखा है, ये आप देखिए। अगर आप लोग देखें दोस्तों कि मुख्य तौर पर अगर आप लोग अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति 2 व्यक्तियों से मिलते हैं जो मुख्य तौर पर या तो भवन बनाने में लगा हुआ है, घर बनाने में लगा हुआ है, तो आप उससे पूछते हैं तो अधिकतर आप लोगों को बता देंगे कि भैया जी 250 रुपये के आसपास उन्हें मिलता है, जो हमारे छोटे शहर है। अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में अगर आप लोग देखें जो मजदूर है उसको एक दिन के अंदर मजदूरी करने के 750 रुपये या फिर आप लोग देखते हैं कि 800 रुपये भी मिल जाते हैं, है ना। तो जो अच्छे मजदूर हैं उनको शहरों के अंदर बड़े शहरों में 800 रुपये तक मिल जाते हैं, छोटे शहरों में आप देखते हैं कि 250 रुपये तक मिलता है, और वही कोई ऐसा मजदूर जो खेती में काम कर रहा है तो उसे आप देखते हैं कि उन्हें 500 रुपये तक की मजदूरी मिल जाती है ना। अगला सवाल है दोस्तों कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके कैसे हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुख्य तौर पर अगर हमें अपने देश के अंदर, आप सभी को पता है कि जो हमारा प्यारा भारत देश था, हमें पता है कि साल 1970 से पहले भारत के अंदर अनाज की कमी हुआ करती थी और भारत ने मुख्य तौर पर क्या किया था दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमने अपने देश के अंदर हरित क्रांति को शुरू किया था और इस हरित क्रांति की वजह से ही हमारे देश में जो खेती का उत्पादन था आप देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता गया था। अब इसीलिए हमें क्या ज़रूरत है दोस्तों, मुख्य तौर पर हरित क्रांति से तात्पर्य था कि हमें बहुत ज़बरदस्त मात्रा में जो हमारे अच्छे बीज थे उनका प्रयोग करना था, बहुत अच्छी मात्रा में हमें अपने खेतों को सिंचाई देनी थी कि हम अच्छे मशीनों का प्रयोग करेंगे, अच्छे बीजों का प्रयोग करेंगे और इसी के ज़रिए मुख्य तौर पर हम लोग उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जितना उत्पादन हो रहा था उसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता था और ऐसा वास्तविकता में भी हुआ जब हमने हरित क्रांति की, अच्छे बीजों का प्रयोग किया, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आए, मिश्रित खेती की, यानी कि 3-3 महीने के अंतराल में, 3 महीने में हमने दाल को उगा लिया मान लीजिए, फिर 3 महीने के लिए हमने चावल का उत्पादन कर लिया, फिर आप देखते हैं कि 3 महीने के लिए हमने किसी और फसल को उगा लिया जैसे चने को। तो 3-3 महीने के अंतराल में जब हमने खेती को या फिर फसल को मिलाकर पैदा किया तो उससे ज़मीन की शक्ति बनी रहती है और उससे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है और इन सभी चीज़ों के ज़रिए हम लोग कृषि की जो पैदावार है उसे दुगनी कर सकते हैं या फिर बड़े स्तर पर बढ़ा सकते हैं।
अगला सवाल है कि 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। कि कोई ऐसा किसान है जिसके पास मात्र 1 हेक्टेयर का ही खेत होगा, तो वो कैसा अपना जीवन गुजारता होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास मात्र 1 हेक्टेयर होगा, तो उसका खेत बहुत छोटा होगा और उस खेत के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि वो बस उतनी ही फसल को पैदा कर सकता है जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। और इसमें उसके परिवार के लोग भी क्या करते हैं दोस्तों, खेती के अंदर संलग्न रहते हैं और मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि उन्हीं के ज़रिए वो अपने खेत के अंदर क्या करता है, पैदावार करता है और इसके ज़रिए उसके परिवार के सदस्य उसकी खेती में मदद करते हैं। तो जो छोटे खेत होंगे उसमें कम उत्पादन होता है, सिर्फ परिवार के लोगों की पेट भर जाए उतना ही उत्पादन हमें दिखता है। अगला सवाल है कि मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं और छोटे किसानों से वो कैसे भिन्न है। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो मंझोले का मतलब जो मीडियम स्तर के हमारे किसान हैं और बड़े किसान हैं, है ना। एक तो बहुत बड़े किसान हैं जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं और दूसरे उनसे छोटे लेवल के किसान हैं जिन्हें मंझले किसान कहा जा रहा है। आप देखते हैं कि इनके पास आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर पैसा होता है और अगर पैसा नहीं होता तो ये मुख्य तौर पर क्या कर लेते हैं, ये बैंक से पैसा उधार ले लेते हैं, क्योंकि ये अधिकतर शिक्षित होते हैं तो ये आसानी से पैसे की प्राप्ति कर लेते हैं। वहीं हमारे जो छोटे किसान होते हैं इनके पास वैसी कोई ज़मीन नहीं होती और बैंक से अगर आपको पैसा रख लेना होता है तो आपको कोई चीज़ वहाँ पर दिखानी होती है, आपको कोई चीज़ वहाँ पर गिरवी रखनी होती है। ऐसा थोड़ी कोई भी बैंक में चला जाएगा कि लाइए 500 करोड़ दे दीजिए, भाई 500 करोड़ दे देंगे लेकिन आपको कोई चीज़ सिक्योरिटी के लिए तो रखनी होगी ना। तो आप मुख्य तौर पर देखते हैं कि जो हमारे छोटे किसान होते हैं इनके पास कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं होती है और इसीलिए ना चाहते हुए भी इन्हें सेठ और साहूकारों से पैसा लेना पड़ जाता है, जो बहुत ज़्यादा ब्याज की दर पर रखते हैं और जिससे हमारे ये जो किसान होते हैं वो मुख्य तौर पर कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं और उनका जीवन पूरे तौर पर आप देखते हैं कि बहुत ही व्यर्थ हो जाता है। अगला बिंदु दोस्तों हमारे सामने है, आप देख रहे हैं सवाल है कि सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है। क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर एक महिला है सविता और उसने एक व्यक्ति से क्या लिया है दोस्तों, तेजपाल नामक व्यक्ति से पैसा ऋण यानी कि उधार लिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पैसा उसने तेजपाल से लिया है उस पर उसको जितना पैसा ब्याज पे देना पड़ रहा है, अगर वो पैसा बैंक से लेती तो क्या स्थिति रहती। भैया जी सविता को कठिन शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिला है ना। हम देखें कि भैया जी ये जो तेजपाल जी है ये 24% का इंटरेस्ट रख रहा है, यानी कि मान लीजिए कि अगर सविता कह रही है कि भैया जी मैंने उससे 100 रुपये लिए हैं तो वो कह रही है कि भैया जी आपको मुख्य तौर पर क्या देना पड़ेगा, 24% आपको उसका पैसा बढ़ाकर देना पड़ जाएगा। और इस स्थिति में अगर आप लोग देखें कि अगर सविता उस तेजपाल व्यक्ति से पैसा उधार ना लेती, 24% तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। और बैंक मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि 7-8% पर आपको आसानी से एक लोन दे सकता है, उधार दे सकता है। तो अगर वो बैंक की तरफ जाती तो आप देखते हैं कि उसको काफ़ी सुकून मिलता और उसको काफ़ी राहत होती। इसीलिए जब भी आपको लोन लेना हो ज़िंदगी में, भविष्य में शादी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, घर बनाने के लिए, विदेश में आप देखते हैं कि पढ़ाई करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो मुख्य तौर पर बैंक से ही खरीदें जहाँ पर आपको बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है और आप अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अपने क्षेत्र में पुराने निवासियों से बात कीजिए और 30 सालों में सिंचाई और उत्पादन के कौन कौन से तरीकों में परिवर्तन आया है। तो अगर आप लोग देखें दोस्तों पुराने समय के अंदर हम लोग देखें कि मुख्य तौर पर कुछ इस तरीके से सिंचाई हुआ करती थी। ये रेहट हुआ करता था कि एक हमारा बैल है वो घूमता जा रहा है, उसके ज़रिए आप देखते हैं कि ये पानी है, ये पानी घूमता रहेगा और उसके ज़रिए जो हमारा खेत है एक प्रकार से आप देखते हैं कि उसमें पानी पहुंचता रहेगा। बैल चक्कर लगाएगा, पानी फ्लोट होगा और ये जो चक्का घूम रहा है इस चक्के की घूमने की वजह से पानी आगे बढ़ता चला जाएगा। इसे रेहट कहा जाता था। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे बिजली आई है, अब बिजलियों के आ जाने की वजह से नलकूपों और नहरों में ट्यूबवेल की मदद से बड़ी मात्रा में पानी को पहुंचाया जा रहा है। अगला सवाल है कि आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो सकते हैं। गांव के अंदर अगर आप लोग देखें या फिर हमारे क्षेत्र में देखें, जैसे आटा चक्की वाले व्यक्ति हुए, गुड़ बनाने वाले हमारे मोची भाई हुए, बड़ाई जो लकड़ी संबंधी काम करता है, मोबाइल संबंधी काम हुए, ये सभी कुछ ऐसे काम हैं जो मुख्य तौर पर हमें गैर कृषि उत्पाद के तौर पर हम लोग इन्हें देखते हैं और हमें गांव के अंतर्गत ऐसे कार्य देखते हुए मिल जाते हैं। अगला सवाल है कि गांव में अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। कि अगर हमें गांव के अंदर लोगों को खेती से हटाकर दूसरे कामों की तरफ संलग्न करना है तो हमें मुख्य तौर पर क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अच्छी मात्रा में बिजली की सप्लाई करनी होगी, जहां पर फैक्ट्रियां वहां पर लग सकें और जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो लोग उन फैक्ट्रियों में काम करेंगे। फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग पा रही हैं, क्योंकि बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो फैक्ट्री लगाने के लिए बिजली दीजिए, बिजली आएगी तो लोग फिर फैक्ट्रियों में काम करने लग जाएंगे और उससे वहां पर नए नए काम शुरू हो जाएंगे। अगला, अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों आप सभी के साथ हमारा ये जो चैप्टर रहा है इससे संबंधित क्विज के क्वेश्चंस को एक एक कर आप सभी के समक्ष रखेंगे, ठीक है। तो सवाल आपके सामने है कि आधुनिक कृषि विधि क्या है।
आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक कृषि विधि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाना, HVY बीज उपकरण कीटनाशकों का प्रयोग करना, 6 माह में 3 फसल का उत्पादन करना। आधुनिक कृषि विधि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि क्या है, तो आप मुख्य तौर पर देखते हैं कि जो हमारी आधुनिक कृषि विधि है वो है कि 6 माह के अंदर आप देखते हैं कि 3 प्रकार की फसलों को उगाना। ये एक महत्वपूर्ण तौर पर आप देखते हैं कि हमारा आधुनिक कृषि विधि से संबंधित है और इसी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। अगला सवाल है कि पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती है? श्रम यानी कि जो मजदूर लोग हैं वो कहाँ से आपको आते हुए दिख रहे हैं? बड़े किसान मंझोले या फिर बड़े किसानों से, छोटे और भूमिहर किसानों से, या फिर दूसरे स्थानों के श्रमिकों को बुलाकर? तो जो पालमपुर गांव है वहाँ पर खेती के लिए जो मजदूर लोग हैं, जो भूमिहीन हमारे आपको किसान दिखते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, और जो छोटे किसान हैं वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं? श्रम की व्यवस्था बड़े खेतों में और छोटे खेतों के अंदर जो मजदूरी की व्यवस्था होती है वो मजदूर के तौर पर ये लोग करते हैं। आपका ये ऑप्शन सही रहा। अगला सवाल है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई? आधुनिक कृषि मुख्य तौर पर आपसे देखा जा रहा है कि हम लोगों ने मुख्य तौर पर पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत की, जहाँ पर हमने हरित क्रांति को किया, जिसमें हमने अच्छे बीजों का प्रयोग किया और इसके ज़रिए अपने देश में चावल और गेहूं के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि पालमपुर गांव की कहानी में करीम कौन था? एक भूमिहर श्रमिक, एक बड़ा किसान, एक कंप्यूटर का शिक्षक या फिर एक डॉक्टर? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जल्दी से आपको इसके आंसर को प्रेजेंट करना है। अगला सवाल है कि पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी? दोस्तों आप सभी को पता है कि एक थी, है ना? एक हमारा सही ऑप्शन है। अगला, पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन या फिर निजी? वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर चिकित्सा का केंद्र भी था, वहाँ पर एक अस्पताल का आप देखते हैं कि निजी औषधालय यानी कि दवाई का आप देखते हैं कि मेडिकल स्टोर भी था, लेकिन रेलवे स्टेशन की सुविधा नहीं थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है? इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर आधुनिक कृषि विधि को अपनाया गया है और अच्छी मात्रा में ज़्यादा उत्पादन किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्य तौर पर जो हमारा पंजाब राज्य है वहाँ पर आधुनिक कृषि विधि यानी कि अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया, अच्छी फसलों का प्रयोग किया गया और उसके ज़रिए ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया गया। ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं आप सभी को पता है कि इसके ज़रिए भारत के अंदर हमने अच्छे बीजों का प्रयोग किया, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमने अच्छे उपकरणों का प्रयोग किया, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, अच्छी खाद का प्रयोग किया और इसके ज़रिए हमारे देश में गेहूं और चावल में बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देखते हैं कि वृद्धि हुई है और अब इससे भारत के अंदर जो गेहूँ और चावल की कमी थी वो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि समाप्त हुई है। अगला सवाल है कि उत्पादन के मुख्य कारक नहीं है। उत्पादन के लिए मुख्य कारक कौन सा नहीं है? क्या अगर आपको किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत होगी जहां आप अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री को लगाएंगे, आपको भौतिक पूंजी की ज़रूरत होगी, है ना? जी हाँ। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आपको मानव पूंजी की भी ज़रूरत होगी, जो लोग आपके लिए काम करेंगे। बाजार की उतनी ज़्यादा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो उसका एक महत्वपूर्ण कारक हमें नहीं दिखता है। और यहाँ तक हमने आप सभी के समक्ष अपनी आज की क्लास के इन सभी महत्वपूर्ण सवालों को एक एक कर किया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों जो भी चीज़ें हमने आपके समक्ष करी हैं ये आपके अंदर काफ़ी फायदेमंद रही होंगी। रिवीजन में देखते हैं कि हमने पलायन की समस्या इसको देखा, पूंजी की समस्या क्या होती है पालमपुर गांव के अंदर उसको समझा, अधिशेष पैदावार से क्या तात्पर्य है उसको हमने आपके सामने देखा, उसके साथ गैर कृषि कार्य और अभ्यास के जो हमारे प्रश्न थे उसको हमने आप सभी के सामने किया है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की क्लास। अब करते हैं अपनी आज की क्लास को समाप्त। पालमपुर गांव से संबंधित ये जो हमारा चैप्टर था लेक्चर नंबर 2 में ये समाप्त हुआ। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर के अंदर। उसके अंदर एक नया अध्याय होगा और उसको बहुत आसानी के साथ हम लोग समझेंगे। भूगोल का आपका एक चैप्टर है दोस्तों, है ना, भारत के भौतिक स्वरूप, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।